कंटिन्यू करते हैं ईडीसी के एमसीक्यूज को 276 से। यहाँ पे क्या कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे सीधे से ये देखना है कि ये डायोड है दो, यहाँ पे -2 वोल्ट दिया है और यहाँ पे 2 वोल्ट दिया है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ओके बोथ D1 एंड D2 आर ऑन। हमें ये बताना है क्या ऑन है क्या ऑफ है। जैसे यहाँ पे -9 वोल्ट है, यहाँ ये 2 वोल्ट है, ये इसका पी साइड है, ये एन साइड है। अब पी साइड में मोर पॉजिटिव और एन साइड में मोर नेगेटिव, तो D2 तो हो जाएगा ऑन, है ना। और D1 की बात करें तो D1 के पी साइड में -2 वोल्ट है और इधर -9 वोल्ट है एन साइड में। अब ये क्योंकि -2 वोल्ट है पी साइड में, इस वजह से ये आपका ऑफ हो जाएगा। तो आपका ये है कि डायोड D2 इज ऑन एंड D1 इज ऑफ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 277, वैल्यूज ऑफ V नॉट एंड I रेस्पेक्टिवली। यार V नॉट और I की वैल्यू क्या होगी, ये डायग्राम दिया है आपको, ओके। ये V नॉट हो गया इस पॉइंट का वो, और ये I। यहाँ पे KVL लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 वोल्ट। इधर से जब जाएंगे ऐसे, ये जो 2 वोल्ट है ये -2 वोल्ट जब लिखेंगे -2 वोल्ट प्लस ये 10 किलो ओम है तो 10 इंटू आई हो गया, और माइनस ये 9 वोल्ट, ये -9 वोल्ट, ये -2 वोल्ट, इस तरीके से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि किलो ओम है तो मिली एम्पेयर, तो आई 1.1 मिली एम्पेयर आ गया, तो आई की तो वैल्यू 1.1 मिली एम्पेयर आ गई। और वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे अगर आई निकालें तो आई किसके इक्वल है, वी नॉट। जैसे केसीएल लगाते हैं ना, एक करंट इधर एक इधर एक इधर, इस तरीके से। जैसे इस नोड, मान लो ये नोड है तो कैसे लिखते हैं, नोड का वोल्टेज माइनस इधर नीचे का वोल्टेज, तो ये वी नॉट +9 और अपॉन इसका रेजिस्टेंस, ये आई के इक्वल है। आई आपको पता है 1.1, इससे आप वी नॉट भी निकाल लेंगे तो 2 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 2 वोल्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं इधर, ये इसका आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है, ओके, ये म्यू पी दिया है, म्यू एन दिया है, एन डी पूछा है। तो यहाँ पे सीधे से क्या हो गया, सिग्मा इज 1/ρ, ठीक है। सिग्मा का फॉर्मूला आपका क्यू म्यू एन और एन डी होता है शॉर्ट में, या फिर इसमें ये भी ऐड कर दो क्यू म्यू पी और एन ए, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया आपका। तो इसी से हमने सिग्मा बना लिया कि सिग्मा इज 1/ρ और इज इक्वल टू ई मतलब क्यू और एन डी और म्यू एन। तो हमें एन टी पूछा है, म्यू एन पता है, क्यू पता है, सिग्मा की जगह 1/ρ पता है, रेजिस्टिविटी पता है, तो रेजिस्टिविटी से हम कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। सब कुछ सॉल्व करके आपका एन डी की वैल्यू आ जाएगी। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ पे आपका ये डिफ्यूजन करंट की बात हो रही है। उसके बाद देखेंगे तो जैसे यहाँ पे क्या क्या है, डायोड D1 है, अंडर सर्टेन बायसिंग कंडीशन फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दे दिया है, उसका आई की वैल्यू दे दी है। अंडर सेम एक्सटर्नल कंडीशन डायोड D2 है, बोथ डोपिंग लेवल्स आर Na एंड Nd आर बोथ ट्वाइस ऑफ D1, और इसका Na Nd पिछले वाले का दुगना है, ओके। तो VD2 हमें दे दिया 0.7 वोल्ट, ID2 पूछा है, ओके। VD1 दिया है, ID1 दिया है, VD2 दिया है, ID1 पूछा है। तो इसमें क्या है, ये तो मतलब काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर जब सारी चीजें जैसे उन्होंने कह दी कि वो उसका दुगना है, जैसे एनडी एन ए बोल रहे हैं दुगना है, तो इससे क्या है कि आईडी उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ये दुगना है तो आईडी आपका ID2 जो होगा वो पिछले वाले का आधा हो जाएगा। बस इतना आपको यहाँ पे मेन पता होना चाहिए कि आधा हो जाएगा। आधा होते ही ये जो 5.6 आपको वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यू, ये 5.6 मिली एम्पेयर, ये ID1 की, इसका आधा आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे इन्होंने कह दिया कि एनडी और एन दुगने हो रहे हैं तो आईडी आपका आधा हो गया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 2.8। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, पावर डायोड किसके इक्वल होता है, सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड पावर डायोड। उसके बाद इधर आता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवाइस दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वाड्रेंट्स एज शोन इन द फिगर। फोटो डायोड्स एंड सोलर सेल आर नॉर्मली ऑपरेटेड इन क्वाड्रेंट। तो हमें ये बताना है कि फोटो डायोड जो है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, फोटो डायोड। और सोलार सेल जो होते हैं वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट करते हैं, Q3 एंड Q4 रेस्पेक्टिवली। तो अच्छा क्वेश्चन है। फोटो डायोड आपके थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करते हैं और सोलर सेल फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद आता है कि जंक्शन में खराबी या ब्रेकडाउन कब आता है, जब हम उसका रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये हिंदी में कर दिया है। उसके बाद आ जाता है कि पूर्ण तरंग दिशकारी या केवल काम की चीज पढ़ते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता अर्थ तरंग, ठीक है, जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसकी उससे दुगनी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पता है सबको, एफिशिएंसी दुगनी होती है। उसके बाद आते हैं वही की अर्ध तरंग डिस्कारी मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है 40.6, और फुल वेव की उसकी दुगनी है, फुल वेव की हो गई 81.2। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 40.6, फुल वेव रेक्टिफायर की उसकी दुगनी 81.2। और उसके बाद आता है कट इन वोल्टेज, इधर वी गामा
एंड द थर्मल वोल्टेज वीटी ऑफ द डायोड डी इन द गिवन फिगर आर, ये वैल्यू दी है 0.498 2 मिली, ठीक है, वोल्ट और 2 मिली वोल्ट, वी गामा और वीटी अलग अलग। ये द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज 20 ओम, ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू है 20 ओम। करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड, ये 20 ओम का है तो इसमें ऐसे लगाएंगे, तो करंट डायोड से कितनी जाएगी, तो वीटी का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं होगा, मेन वी गामा का रोल होता है, ठीक है। इसको चालू करने के लिए वी गामा चाहिए वोल्टेज, और फिर वो इसी ये किसकी तरह बन जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स की तरह बन जाएगा, ओके। तो वी गामा बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, करंट क्या हो गया, सीधे से 5.5 माइनस वी गामा और अपॉन आर, बिल्कुल इजी हो गया, केवीएल आप लगा दो उसमें, केवीएल ये वी गामा जो भी आपको दिया वो 5.5 से घटा दो और उसके बाद सॉल्व कर लो, तो ये आपका इस तरीके से, ठीक है, 250 मिली एम्पेयर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है पीएन संधि मतलब जंक्शन की चौड़ाई क्या होती है, मतलब वो बढ़ जाएगी रिवर्स बायस में, बस इतना सा है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, अभिमिति शब्द का क्या अर्थ है, बायस का क्या अर्थ है ये बताना है। एक डीसी वोल्टता के प्रचालन के नियंत्रण के लिए पीएन जंक्शन संधि पर लगाई गई वोल्टता है, ठीक है, जो पीएन जंक्शन पे हमने वोल्टेज लगाया वो बायस वोल्टेज है, उसको रिवर्स में करने के लिए, रिवर्स बायस में। और मतलब बायस तो दोनों होता है ना, फॉरवर्ड बायस भी होगा और रिवर्स बायस भी, पर आपको ये सेमीकंडक्टर है इसमें वोल्टेज लगाना पड़ेगा, यही अप्लाइड वोल्टेज ही बायस है। और फिर आता है कि व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जीने डायोड इज नॉर्मली रिवर्स बायस, तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जब काम करता है तो वो रिवर्स बायस होता है नॉर्मली। फिर बात आती है कि रेक्टिफायर फिल्टर का मुख्य कार्य क्या निर्गम, ठीक है, ये लिखा है कि फिल्टर का उपयोग डीसी के स्तर के स्थायीकरण के लिए किया जाता है, मतलब स्टेबल डीसी बनाने के लिए रेक्टिफायर फिल्टर का काम लिया जाता है मेन। उसके बाद आता है कि डायोड की गतिक प्रतिरोध परिभाषित की जाती है, तो आरडी मतलब ये डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो डेल्टा वी मतलब चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। स्टैटिक रेजिस्टेंस आपका वी अपॉन आई हो जाएगा केवल, ये अंतर रहता है। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं कि द आरएमएस ऑफ अ वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड ऑल्टरनेटिंग करंट इज 10 एम्पियर, मतलब आई आरएमएस 10 एम्पियर है, इट्स वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी इसी आई की, तो आपको पहले तो ये देखना है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए वैल्यू में 2 गुना हो जाएगा, ये है, ओके। तो ये आई आर एम एस इसके लिए 10 एम्पियर है फुल वेव रेक्टिफाइड के लिए, और ये तो हाफ वेव के लिए है, तो आई एम बाई 2 कर देंगे। आई आर एम एस पहले तो ये पता होना चाहिए कि आई आर एम एस आई एम बाई 2 हो गई, तो इससे आई एम कितनी निकल आई, आई एम हमारी 2 इंटू आई आर एम एस निकल आई, जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे थे तब, तो जो 10 दी थी वो 20 हो गई। अब आप इस 20 को यूज करो, और 20 को यूज करके फिर फुल वेव रेक्टिफायर की आप निकालो, तो इसमें जो आई आर एम एस निकलेगी वो कितनी निकलेगी 20/√2, या कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। पहले इसको क्या करो, इससे आई एम निकाल लो, तो ये कितने आ गया 10/√2, और फिर इसको क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले या तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो फिर √2 से डिवाइड करो, या पहले √2 से डिवाइड करो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कुल मिला के 20/2 एम्पेयर आ गई, ओके। हम पूछ क्या रहा है, ये आई एम की वैल्यू है फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, और ये दी क्या है, ये आरएमएस वैल्यू दी है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। उसके बाद आता है 292 कि इफ द, यहाँ भी वही चीज है, आई आरएमएस इज आई एम बाई 2, द मैक्सिमम करंट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव इज 10 एम्पियर, इट्स आरएमएस वैल्यू विल बी, तो अब मैक्सिमम करंट दी है, तो मैक्सिमम करंट अगर हमें 10 दी है तो आरएमएस वैल्यू आई एम बाई 2 होगी, तो 10/2 तो 5 एम्पियर आ जाएगी, आधी हो जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे क्या है कि वी एवरेज पूछी है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते क्वेश्चन नहीं पढ़ते, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका जो वैल्यू है और अपॉन पाई, ठीक है, वी एम बाई पाई, इसका वी पीक मतलब और पाई, तो इसमें 5 साइन ओमेगा टी में जो 5 है वो आपका वी एम है, एम्पलीट्यूड अपॉन पाई मतलब वी एम अपॉन पाई, तो 5/पाई डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, बस यहाँ इसको देखते इससे ही आंसर निकाल लेंगे, ये 5/पाई हो गया। उसके बाद देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड यूज फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशन, तो पीएन जंक्शन डायोड को किस एप्लीकेशन में यूज कर, डिटेक्टर में यूज कर सकते हैं, मतलब उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, एम्पलीफायर के लिए तो उसको बीजेटी और ये सब बनाना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 298 पे द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है, डायोड का दिया है 5 ओम, द डीसी कंपोनेंट ऑफ द सोर्स करंट का डीसी कंपोनेंट कितना होगा वो हमें बताना है, तो आईडीसी होता है आपका आई एम बाई पाई, ठीक है, आईडीसी जो कंपोनेंट है वो जो मैक्सिमम कंपोनेंट है अपॉन पाई, इसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल हो गया, वी एम अपॉन और टोटल जो आपका रेजिस्टेंस आ गया और फिर पाई, ये तो अलग से रेजिस्टेंस है 45, और इसका उन्होंने ये 45 ओम है,
इसका उन्होंने दिया है कि 5 ओम है रेजिस्टेंस इस डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस अगर बात करी जाए तो टोटल कितना हो गया 50। तो करंट क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है जो करंट पूरा वोल्टेज है अपॉन डिवाइडेड बाई कंप्लीट रेजिस्टेंस। बट ये क्या है, ये आई एम है, आई एम इज वी एम अपॉन आपका आर टोटल बोल सकते हैं। बट हमें निकालना है आई डी सी, तो जो भी ये वैल्यू आप निकाल ली उसमें पाई से और डिवाइड कर दो। देखो वही किया है कि यही किया है, आई एम इज वी एम बाई आर टी, आई डी सी इज वी एम अपॉन आर टी और पाई। तो ये आपका वी एम अपॉन 50 पाई, मतलब सीधे से क्या था वी एम अपॉन पाई करो और नीचे ही जो भी टोटल रेजिस्टेंस है उससे और डिवाइड कर दो, तो वी एम बाई 50 पाई डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन, ये वाला तो हुआ नहीं था शायद, क्वेश्चन नंबर 295। ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे 0 वोल्ट दिया है, यहाँ पे 8 वोल्ट दिया है और यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट दिया है फिलहाल, तो मतलब ये ग्राउंड है और उसमें कुछ नहीं है। अब क्या है कि विल डायोड विल कंडक्ट पूछा है और अज्यूम आइडियल डायोड, पर हमारा फिर भी हमें किससे चेक करना है, 0.7 से चेक करना है। तो डायोड का कटिंग वोल्टेज होता है कि कम से कम उतना आपका वोल्टेज होना चाहिए। यही केस ऊपर वाले में था, वो -2 था, इस वजह से नहीं चल पाया वो। तो पॉजिटिव साइड में पहली बात तो कंडीशन है कि पॉजिटिव साइड का वोल्टेज नेगेटिव से ज्यादा होना चाहिए और वो ज्यादा होना भी चाहिए, और पॉजिटिव का वोल्टेज 0.7 से भी ज्यादा होना चाहिए। तो केवल ये कंडक्ट करेगा D1 और D2 कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, फिर इधर आता है कि पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो पीक इनवर्स वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर का Vm ही होता है जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, और 2Vm/2 मतलब दोगुना हो जाएगा और Vm/2 के इक्वल हो जाएगा। मतलब इससे क्या समझ में आया कि Vm/2 होता है किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज PIV, और फुल वेव रेक्टिफायर का इसका दुगना, तो वो केवल Vm बन जाएगा। ओके, उसके बाद आता है द पीआईवी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पीआईवी ऑफ हाफ वेव वेव रेक्टिफायर, अच्छा पीआईवी हाफ वेव का 2Vm/2 जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है। ओके, यहाँ पे समझने वाली बात है, ये अलग से उसने दिया है कि विद अ शंट कैपेसिटर फिल्टर द पीआईवी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, वैसे क्या होता है, वैसे होता है Vm। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का हो गया केवल। अगर इसी के सामने बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो वो दो तरीके से होता है। सेंटर टाइप के लिए तो 2Vm हो जाता है और ब्रिज के लिए वो अगेन Vm हो जाता है। ये ब्रिज का फायदा है, तो ये सेंटर टाइप के लिए 2Vm हो जाता है। ये जो 2Vm है, इसको हटा दें, ये जो 2Vm है ये सेंटर टाइप के लिए है, सेंटर टाइप। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, जो ब्रिज है, उनका सेम रहता है पीक इनवर्स वोल्टेज, और पीक इनवर्स वोल्टेज कम ही हमें चाहिए। तो ये जो Vm है ये कह सकते हैं ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की जो बात कर रहे हैं तो उसका Vm है ये। ओके, ये तो एक कहने का तरीका, इससे मतलब नहीं है। Vm है, सेंटर टाइप का 2Vm है और अगेन हाफ वेव रेक्टिफायर का Vm है। पर यहाँ पे वो कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर विद शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो इस शंट कैपेसिटर फिल्टर कहने की वजह से हमारा ये 2Vm हो गया यहाँ पे, ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद पीएन जंक्शन। तो आपका चैनल लैंड मॉड्यूलेशन एसोसिएट नहीं करता, बाकी सारे करते हैं। ठीक है, पॉज करके देख लेंगे चाहेंगे तो। उसके बाद आता है द रिपल फैक्टर ऑफ अ पावर सप्लाई इज अ मेजर ऑफ। रिपल फैक्टर एक्चुअल में फिल्टर की एफिशिएंसी के बारे में ही बताता है। ठीक, किसी भी पावर सप्लाई का तो रिपल फैक्टर एफिशिएंसी बताएगा। फिर 301 पे आते हैं कि इन अ पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, पी साइड को नेगेटिव से जोड़ देंगे, एन साइड को पॉजिटिव से। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम पीएन जंक्शन पे ही होगा। जैसे ये पूरा आपका सेमीकंडक्टर है, ये पीएन जंक्शन है, ये पी और एन, ये यहीं पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इधर इधर नहीं होगा। मतलब ये पूरा जंक्शन है, ये पी साइड एन साइड है, ये जंक्शन है, ये जितना हो गया ये जंक्शन है, इसी जंक्शन पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आते हैं द बैटरी कनेक्शन टू रिक्वायर्ड फॉरवर्ड बायस अ पीएन जंक्शन। तो ये तो पता है, पॉजिटिव टर्मिनल को पी से जोड़ो, नेगेटिव को एन से जोड़ो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद आता है इन अ सिंगल फेज फुल वेव रेगुलेटर द फायरिंग एंगल्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड हाफ साइकिल्स आर जनरली। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, फायरिंग एंगल्स की। फायरिंग एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स में क्या होंगे जनरली, ठीक है, इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो कि 306। यहाँ पे क्या कह रहा है, द कैपेसिटिव इफेक्ट ऑफ अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन आर डिस्क्राइब। ठीक है, तो रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन का जो कैपेसिटिव इफेक्ट होता है उसी को जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं। उसके बाद इधर है हमारा साइनसॉइडल वोल्टेज है पीक टू पीक वैल्यू ऑफ 100 द आरएमएस वैल्यू। पहले तो Vm निकालना पड़ेगा जो पीक टू पीक का आधा होगा, तो 50 आ गया, और Vrms इज Vm/√2, तो वो उसका भी √2 से डिवाइड करके आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आता है 307 करेक्ट वेव फॉर्म अक्रॉस कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस करेक्ट वेव फॉर्म क्या होगी ये हमें बताना है। ओके, तो ये हमारे एक तरीके का ये क्या है, सेंटर टैप रेक्टिफायर ही है।
यहाँ पे हमने विद कैपेसिटर फिल्टर की तरह यूज किया, ये लोड है, इसके थ्रू जो होगा तो वो आपका ये फुल वेव जो होती है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म जो होती है बट इस तरीके की होगी, ये एक मतलब इस वैल्यू के ऊपर ही होगी, ये नहीं हो गई, ठीक है, ये तो हाफ वेव की हो गई, ये फुल वेव की हो गई सिंपल, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर की, ये फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर। इधर आता है कि सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर फॉर मैन्युफैक्चरिंग जीनर डायोड बिकॉज इट इज हायर टेम्परेचर एंड करंट कैपेसिटी, इसकी टेम्परेचर और करंट कैपेसिटी हमारी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, इसकी वजह से ही इसको ही हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 311, मर्जिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ होल इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पी जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो डायोड के डिजाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डायोड का डिजाइन कैसा है, बैरियर पोटेंशियल डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, ठीक है, फॉरवर्ड डेंसिटी पे और डोपिंग डेंसिटी सब पे डिपेंड करेगा। उसके बाद आता है हमारा 308 की इनपुट voltage applied to a circuit 1 volt VRMS and the output is 1 M VRMS, net gain of the circuit is, तो गेन होगा आउटपुट अपॉन इनपुट, ये 1 मिली वोल्ट है, 1 मिली वोल्ट अपॉन 1 वोल्ट तो क्या हो जाएगा मिली वोल्ट, 10 की पावर -3। अब इस 10 की पावर -3 को ही आपको डीवी में बताना है, क्योंकि ये माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, और ये 10 की पावर का मतलब क्या होता है कि 10 की पावर में जो भी है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये शॉर्ट तरीका है, तो -60 dB डायरेक्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद आता है जीनर डायोड को, हम जीनर डायोड का जब भी जिक्र आएगा उसका नाम हमेशा वोल्टेज रेगुलेटर या रेगुलेटर से जुड़ा होगा, ठीक है, जीनर डायोड। उसके बाद आता है 313 पे कि फोटो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, जब भी किसी फोटो डायोड को रिवर्स बायस में अगर जोड़ा, कैप्ट इन द डार्क रूम, और डार्क रूम में रख दिया, द करंट फ्लोइंग इन द डिवाइस करस्पॉन्ड टू द, उस डिवाइस में जो करंट फ्लो होगी, ठीक है, जब एक फोटो डायोड को रिवर्स बायस में डाला हुआ है और एक डार्क रूम में रखा हुआ है, तो वो जो करंट होगी वो रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी हमारी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, तो ये तो नॉर्मल डायोड है बट इसमें आगे ये एक लगाया कैपेसिटर जैसा, और ये ऐसे करके, तो वेरिएबल, जैसे ये एरो बनाया इसका नाम हो गया वेरिएबल, मतलब वेरिएबल से रिलेशन हो गया, तो ये वेक्टर डायोड हो गया, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, ठीक है, इसमें आपको वेरिएबल के लिए एरो दिख रहा है, कैपेसिटर का साइन दिख रहा है, डायोड दिख रहा है, दिस इज वेक्टर डायोड, और इसका ये ग्राफ भी हो गया सी टी का, और ये v की पावर -n से इसका n1/3, ओके, तो सी टी इज प्रोपोर्शनल टू ये आपका क्यूब रूट, इस तरीके से हो गया। उसके बाद आता है 314 कि डैश करंट इज अ लीकेज करंट दैट फ्लोज थ्रू अ फोटो डायोड व्हेन नो इनपुट यूज इन एज लाइट डिटेक्टर, वो कौन सी करंट है जो लीकेज करंट की तरह फ्लो होती है थ्रू फोटो डायोड, जब कोई भी इनपुट में हमने, मतलब इनपुट में कोई भी लाइट डिटेक्टर हमने नहीं लगा रखा होता, तो वो डार्क करंट होती है, ठीक है, इसी का जिक्र एक ऊपर फोटो डायोड में ऊपर क्वेश्चन में भी था कि जब डार्क रूम में रखते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है। फिर हमारा आ जाता है ये सेम, इसका आंसर है कि पीएन जंक्शन इज सीरीज विद 100 ओम रजिस्टर इज फॉरवर्ड बायस सो दैट करंट ऑफ 100 मिली एम्पेयर फ्लोज, ठीक है, फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, मान लो पीएन जंक्शन है और ये मतलब डायोड है, पीएन जंक्शन मतलब डायोड हो गया, एक रजिस्टर है, अब रजिस्टर के थ्रू उन्होंने कहा है कि 100 मिली एम्पेयर फ्लो हो रही है, तो सारी चीजें लगभग ठीक है, तो इसके थ्रू भी वही सेम करंट फ्लो होगी, यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, सेम करंट फ्लो होगी। उसके बाद रिपल फैक्टर बात करते हैं, रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो 1.21, रिपल फैक्टर की बात करें तो सीधे 1.21 हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर एक क्वेश्चन छूट गया था, अक्रॉस आरएल लोड 319 में फ्लाईव्हील डायोड की बात हो रही है, अक्रॉस आरएल लोड इन फ्लाईव्हील डायोड इज यूज देन, अगर यूज करेंगे तो एसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड इंक्रीजेस, तो एसी वोल्टेज जो है लोड की तरफ वो भी बढ़ जाएगा अगर फ्लाईव्हील डायोड को यूज करेंगे अक्रॉस लोड, ओके, तो फ्लाईव्हील डायोड इंक्रीजेस द एसी वोल्टेज, इतना है, ठीक है, फ्लाईव्हील डायोड जो है, फ्लाईव्हील डायोड और वोल्टेज को भी बढ़ा देगा ये फ्लाईव्हील डायोड। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 320 पे कि इफ अ डायोड इज रिवर्स बायस बाय अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट एंड दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट, तो क्या होगा, अगर एक डायोड को रिवर्स बायस कर दिया 10 वोल्ट से, ओके, रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि इस पॉजिटिव साइड इधर जोड़ दिया, ठीक है, ये 10 वोल्ट है पॉजिटिव एन के संग, और ये पी के संग नेगेटिव साइड, ये 10 वोल्ट है, बट उसका खुद का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन उसका तो होगा किस पे, 50 वोल्ट पे, तो उसका ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, सीधी सी बात होगी, ब्रेकडाउन उसका 50 वोल्ट पे होगा, तो उसका ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, 10 वोल्ट जोड़ने से फर्क ही नहीं पड़ेगा। देन करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर इज वेरी लो, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है करंट
फ्लो होगी। जैसे कि ये पॉइंट है कि देन करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड इज जीरो, ठीक है, तो जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 50 वोल्ट है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, 10 वोल्ट से कम होता तो करंट फ्लो नहीं होती। मतलब केवल रिवर्स बायस में लगाना ही काफ़ी नहीं है, आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी आपका फेवरेबल होना चाहिए। तो क्या होगा कि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगी बट बहुत कम फ्लो होगी। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सिलिकॉन पीएन जंक्शन सोलर सेल, ठीक है, सिलिकॉन पीएन जंक्शन जो सोलर सेल के बारे में क्या सही है वो हमें बताना है। इट कन्वर्ट्स ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर सेल जो होते हैं बेसिकली सोलर सेल, तो वो ऑप्टिकल एनर्जी को लेते हैं और सोलर एनर्जी लेते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। उसके बाद आता है कि इन एलईडी लाइट इज एमिटेड बिकॉज ऑफ, तो लाइट क्यों एमिट करता है एलईडी? बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस, उसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है चार्ज का। ओके, रिकॉम्बिनेशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन और होल का। उसकी वजह से आपका क्या होता है? लाइट वो एमिट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिज रेक्टिफायर का मेजर एडवांटेज क्या है। तो पीआईवी जो होता है हाफ ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ओके, पीआईवी जो है पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ईच डायोड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। जो पीक इनवर्स वोल्टेज हम यूज करते हैं, मान लो 311 वोल्ट यूज कर रहे हैं, तो इसमें जब यूज करेंगे ब्रिज वाले में, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में, इसमें उसका आधा हो जाएगा, ठीक है, ये 150 करके समथिंग हो जाएगा, 150.5 करके या 155.5 करके ये। तो ये चीज है कि पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ईच डायोड इज हाफ डेट फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये मेन ब्रिज रेक्टिफायर का मेन फायदा है। उसके बाद पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट पूछ रहा है। क्लैम्पर सर्किट में तुरंत दिमाग लगाना है कि जो आपका डायोड है उसका एरो, मतलब ये ट्रिक है कि डायोड का एरो नीचे देख रहा है कि ऊपर देख रहा है, तो इससे हमें पता चल जाता है उसकी डायरेक्शन। ये एक नेगेटिव क्लैम्पर है, ओके, ये एरो नीचे देख रहा है आपका, ये भी नेगेटिव क्लैम्पर है, ओके, ये भी नेगेटिव क्लैम्पर है, ये आपका पॉजिटिव क्लैम्पर है। इसके कनेक्शन कुछ ऐसे ही होते हैं। पहली बात तो ये ऊपर वाले कनेक्शन ही गलत है, इसमें पहले कैपेसिटर लगेगा फिर ये आपका डायोड लगेगा और इधर इसके थ्रू आपका ये लोड हो गया, लोड, ओके। ये पॉजिटिव क्लैम्पर है और ये वाला नेगेटिव क्लैम्पर है नीचे की वजह से। तो पॉजिटिव क्लैम्पर एरो की डायरेक्शन को देख के तुरंत आप बता सकते हैं। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टनल डायोड। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी बात हो रही है? टनल डायोड की। टनल डायोड, टनल डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट में आपको क्या क्या आएगा? आर आएगा, एल आएगा और फिर सी आएगा, और सी के अक्रॉस आपका लोड होगा। ओके, ये याद रखेंगे कि आर सी एल आएगा, सी के पैरेलल में लोड होगा। ओके, आर और एल सीरीज में होंगे, तो ये टनल डायोड है, ये याद रखेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है टनल डायोड वाला। उसके बाद आगे चलते हैं, ये फिर से बना, ठीक है, आर एल सी और सी के इसमें आर। द सर्किट शोन इन द फिगर D1 and D2 ऑफ सिलिकॉन डायोड इज, तो ये सर्किट किस चीज का है? तो सिंपल क्लिपिंग सर्किट है, ठीक है, बोथ साइड क्लिपिंग कर देगा ये। अगर आप इस तरीके से दो डायोड को लगा देते हो और इसके उसमें आप वी आउट लेते हो, तो एक डायोड ये भी क्लिपिंग कर रहा है। क्लिपर ऐसे ही बनता है कि इधर तो आपने रजिस्टर लगाया, यहाँ आपने ये लगाया, आप रेफरेंस वोल्टेज भी लगा सकते थे। अगर दोनों आपने लगा दिए हैं, पर इन्होंने अभी ये नहीं बोला कि दोनों की रेंज और वैल्यू क्या है, अलग अलग भी हो सकती है, तो ये दोनों तरीके तरफ से क्लिपिंग कर देगा। मान लो ये आपका है, तो ये कैसे क्लिपिंग कर देगा? ये ऐसे जाएगा और फिर नीचे ऐसे जाएगा और ये ऐसे क्लिपिंग कर देगा, ठीक है। ऊपर का इतना पार्ट ही इसने उड़ा दिया, ऊपर भी उड़ा दिया और नीचे भी उड़ा दिया। ये सिंपल क्लिपिंग सर्किट ही है बस, और कुछ नहीं है। ओके, एक बार या तो ये ओपन होगा, नेक्स्ट टाइम में नेगेटिव साइकिल में ये ओपन होगा, ठीक है, हर एक साइकिल के लिए कोई ना कोई ओपन होगा। उसके बाद बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का जो कैपेसिटेंस है उसका क्या रिलेशन है? इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ रहा है आपका? फॉरवर्ड बायस, ठीक है, बायस वोल्टेज केवल V लिखते हैं, तो V के एक्सपोनेंशियल पावर में बढ़ रहा है, तो ई रेज टू करके एक्सपोनेंशियली यहाँ पे है मेन इंपॉर्टेंट। इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज इन द, उसमें बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लाइट, एलईडी क्या कन्वर्ट करता है? एलईडी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल करंट इनटू ऑप्टिकल सिग्नल। ऑब्वियस ही बात है, आपको लाइट दे रहा है तो कहाँ से दे रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके दे रहा है, तो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में चेंज कर देता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट की द फॉरवर्ड बायस करंट, बायस डायोड करंट, ठीक है, फॉरवर्ड बायस डायोड करंट इज प्रीडोमिनेंट डिफ्यूजन करंट। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड बायस में जो भी करंट होती है वो पूरी आपकी डिफ्यूजन करंट होती है प्रीडोमिनेंटली। ओके, फॉरवर्ड बायस में जो भी करंट होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 330 पे आते हैं कि इन पीएन जंक्शन विद नो एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज अलग से अप्लाई नहीं किया है, द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन कंपोनेंट्स ऑफ द होल एंड इलेक्ट्रॉन करंट क्या होगा? ठीक है, मस्ट सम टू जीरो, मतलब टोटल करंट उस समय जीरो होगी।
क्योंकि जितना ड्रिफ्ट करंट होगी उसी के अपोजिट मान लो डिफ्यूजन होगी, सबका सॉरी जोड़ जाड़ के जीरो होगी,